आज हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो सितंबर में संभावित जो यूपी टीजीटी की और पीजीटी की परीक्षा होने वाली है उसकी स्ट्रेटजी से संबंधित है कि कैसे आप जो है बिना किसी कोचिंग की सहायता के सेल्फ स्टडी करते हुए सिलेक्शन ले सकते हैं। और मैं स्पेशली जितने भी साथी हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की पीजीटी की, मैं सबके लिए बताऊंगा कि आप कहीं कोचिंग करें या कहीं आप कोचिंग न करें, सेल्फ स्टडी की अलग ही महत्ता है। कोचिंग आप करने के बाद भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और वो भी कब, जब आपका एग्ज़ाम जो है 1 महीना बचे तब। उस समय आपको किसी भी कोचिंग सेंटर के चक्कर नहीं लगाने हैं। वो जो भी रणनीति अपनाएंगे आप अपनी रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि लास्ट के टाइम में जब तक आप खुद का रिवीजन नहीं करेंगे, खुद का माइंड आप यूज़ नहीं करेंगे, जैसे ऐसे समझो आप, मैं तैरना आपको सिखाना चाहता हूँ। मैंने सिद्धांत आपको बहुत बताया, आप बहुत समझे, लेकिन जब तक आप पानी में खुद उतरेंगे नहीं, आप अपना हाथ पैर चलाएंगे नहीं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा कैसे आपको निकल जाना है, कैसे जब डूबने लगे तो जो है आपको पैर कैसे चलाना है, आपको हाथ कितना चलाना है। कभी कभी स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा हाथ चलाते हैं, जल्दी थक जाओगे आप, आपका जो है तैर ही नहीं पाएंगे। तो टोटल हमारे बताने का मतलब ये है कि सेल्फ स्टडी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई कोचिंग वाला हो या बिना कोचिंग वाला हो। अब इसमें कोचिंग की महत्ता क्या है? कोचिंग की सिर्फ इतनी महत्ता है कि अगर जो आपका गाइड अच्छा है, मैंने जो शब्द यूज़ किया है अच्छा, इस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा का मतलब ये है कि उसके पास अनुभव होना चाहिए, अनुभवी इंसान होगा, वो आपको बताएगा। और वो भी अनुभवी इंसान कौन सा, जो आपको वास्तविकता से रूबरू कराए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि सिलेक्शन पाने के बाद उन उसी दिन से उनमें जो है वीर रस का संचार हो जाता है। वो अपने सिलेक्शन को या अपनी तैयारी को ऐसे बताएंगे जैसे लगता है कि उन्होंने हिमालय पर्वत की चढ़ाई से भी ज़्यादा चढ़ाई की हो। तो अब इससे क्या होता है, इससे सिर्फ नुकसान इतना होता है कि जो अगला सुनने वाला है वो डिप्रेस होना शुरू हो जाता है। कोई भी चीज़ होती है, जैसे कहीं भी आप कोई भी ट्रेनिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, स्टार्टिंग में ही अगर जो सारी चीज़ आपको खोल के बता दिया जाए, सब कुछ उसकी सारी परेशानी से जो है आपको रूबरू कराया जाए, तो पता चला हो सकता है आप बीच में भग जाओ। इतनी समस्या सुनने के बाद आप भग जाएंगे। तो ट्यूटर आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपके मनोबल को भी ध्यान रखे। वास्तव में मैं बताऊं, ये उतना टफ नहीं है जितना टफ आप इसको समझ रहे हैं। तो हमको लगा कि इस मुद्दे पर आप, क्योंकि मिसगाइड आप लोग ज़्यादा हो रहे हैं, आपके मन में तरह तरह की जो है मन में जो है शंका आती है कि क्या चीज़ मुझे पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। और इंग्लिश में स्पेशली मैं इंग्लिश की बताना चाहूँगा, इसमें पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना ज़रूरी है कि क्या चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, अननेसेसरी चीज़ों को। क्योंकि देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, ज्ञान अथाह है। तो जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको मुझे छोड़ना है। जो नेसेसरी चीज़, अच्छा नेसेसरी अननेसेसरी क्या होता है? नेसेसरी अननेसेसरी वो होता है जो आपकी परीक्षा से संबंधित हो, नेसेसरी है। जो परीक्षा से संबंधित नहीं है वो अननेसेसरी है। आपका सिलेबस, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है चलना है। कभी कभी क्या होता है कि सिलेबस से 2-4 क्वेश्चन या 2-4 टॉपिक आपके बाहर के भी होते हैं, तो उन पे भी हमको नज़र रखनी होती है। उनकी आपको जानकारी कैसे पता चलेगी? तो आप लास्ट के जो है 2-4 जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने पड़ेंगे। वो भी अगर जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं तो उसमें 2013 के पहले जो भी टीजीटी पीजीटी हुई है उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इतने ओल्ड पैटर्न पे आ रहा था। बल्कि मैं बताऊं कि अगर जो आपको जो है ठीक से देखना होगा तो आप 2016 का पेपर देख लीजिए, उसके बाद 2021 का पेपर देख लीजिए। इतने से ही लगभग लगभग आपको अंदाज़ा लग जाएगा। बहुत ज़्यादा पुराना आप देखेंगे तो पुराने समय में जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं, वो पुराना पैटर्न नए में बहुत बहुत ही कम जो है एप्लीकेबल होता है, और उसका डिफ़िकल्टी का लेवल भी उतना जो है टफ नहीं होता है। तो बहुत पुराना पेपर देखने का आपको कोई मतलब नहीं है। अब 13 के बाद से इधर जितना हुआ है, जैसे एक 13 में हुआ है, फिर उसके बाद आपका एक 16 में हुआ है, 16 के बाद फिर एक आपकी 21 में हुई है। तो ये 3 ईयर का टीजीटी का भी पीजीटी का भी दोनों आप देख लीजिए, यहाँ से काफ़ी कुछ आपको अंदाज़ा मिल जाएगा।
अब बात आती है कि आपको जो है अंदाज़ा मिल गया, अब आप तैयारी कैसे करेंगे। अगर जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप कहीं कोचिंग भी ले चुके हैं, तो कोचिंग वाला क्या करता है, जैसे कोचिंग का ट्यूटर अच्छा है, साइकोलॉजिकल वे अपना रहा है, तब तो आपको सिस्टमेटिक वे से सब कुछ कराएंगे। अगर जो साइकोलॉजिकल वे नहीं है, कोचिंग वाले को अच्छी जानकारी है, देखो ट्यूटर हर कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा ज्ञान दूँ, लेकिन दिक्कत कब आती है कि कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक वे से अगर जो आपको समझाई जाए, बताई जाए, तो सारी चीज़ आपके दिमाग में जो है बढ़ती चली जाती है। पहली जो आपको चीज़ पढ़ाई गई है, जो बाद में पढ़ाई जा रही है, उससे आपको रिलेट कर लेते हैं, तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप हाच पाच फील नहीं करते हैं। अब अगर जो सिस्टम से नहीं बना है, तो टोटल वही सिस्टम पे ही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जो आप कहीं से भी ज्ञान लिए हों, अब उसको सिस्टम से कैसे बनाएंगे, कैसे लास्ट में आप उसको समराइज़ करके थोड़ा कर देंगे। जैसे देखिए, पढ़ाई के 2-3 चरण होते हैं। स्टार्टिंग में आप फुल पढ़िए, उसके बाद आप उसको कंसाइज करिए, कंसाइज करने के बाद कंसाइज का 8-10 बार आप रिवीजन करें, रिवीजन करने के बाद फिर से फुल उसी जो है किताब को जो है फिर से आप पढ़िए। अच्छा, कंसाइज जो मैंने बोला 8 से 10 बार रिवीजन करिए, तो कुछ जैसे आप लोगों को लगेगा 8 से 10 बार रिवीजन कैसे होता है, मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन में कैसे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कवर कर सकते हैं, एक दिन में कैसे पूरी आप एमएच अब्रम्स कवर कर सकते हैं, एक दिन में कैसे आप जो है सारे राइटर्स आप कवर कर सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें होती हैं, छोटा करने का एक तरीका होता है। अब मैं छोटा करने का आपको तरीका बताऊं कि जैसे सपोज दैट आप 4 राइटर्स तैयार कर रहे हैं या पीजीटी के सारे राइटर्स आप तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना होगा। पहले होता है कि प्रथम दृष्टया जब आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे, स्टार्टिंग आप पढ़ाई की कर रहे हैं, तो सारी चीज़ आप राइटर्स के नोट करते हैं। जैसे सपोज दैट शेक्सपियर हैं, 52 साल ये जिए हैं, तो आप इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे पे आपने इनकी एक नोट्स बनाई बायोग्राफी पे। आपकी लगभग ये मान के चलिएगा 52 साल जिया है, तो लगभग 100 लाइन आपकी खर्च होगी। आप इनके जो है मेजर इवेंट को नोट करते एक पेपर पे चले जाइए। फिर उसके बाद आपको उसमें से लगेगा कि उसमें से 50% चीज़ें आपको आ रही हैं, तो जो 50% चीज़ें आ रही हैं आप उनको छोड़ दीजिए, जो 50% नहीं आ रही हैं आप उनको टिक कर लें। फिर ऐसे मिल्टन का कर लीजिए, ऐसे आप गाल्सवर्दी का कर लें, ऐसे आप वर्ड्सवर्थ का कर लीजिए। अब आपकी जो है फुल नोट्स के बाद फिर जो जिसमें आप कंफ्यूज हैं, जो आपको चीज़ नहीं पता, उसको जो है आप अलग टिक कर लें या उनकी अलग एक लिस्ट बना लें। तब आपके पास अब बचा कितना, सिर्फ सबका 50% बचा। उस 50% में से अगर जो उसका 3 दिन आप रिवीजन करते हैं, और ये जितना मैं बता रहा हूँ इसको 3 से 4 घंटे ज़्यादा नहीं लगेंगे इनको रिवीजन करने में। आप उनको जो है 3-4 दिन देखेंगे, तो 3-4 दिन देखने के बाद आपको ये लगेगा अब मुझे सिर्फ 25% ही क्वेश्चन बचे हैं जो आपके लिए नए हैं, वो जल्दी दिमाग पे नहीं चढ़ते हैं, तो उन 25% को आप किसी तीसरी कलम से टिक कर लीजिए। अब उनको आपको डेली देखना पड़ेगा। कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे आप उनको 3 दिन 4 दिन छोड़ेंगे फिर आप भूल जाएंगे, तो उन क्वेश्चन को छांट करके एकदम बिल्कुल आपको अलग करना होगा, और वही चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए। बाकी तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल आपके दिमाग में जा रही हैं, वो ईजिली चली जा रही हैं, उसमें आपको लड़ाई नहीं लड़नी है। लड़ाई लड़नी है उन 8-10 क्वेश्चन से जिसमें आप अक्सर कंफ्यूज हो रहे हैं, अक्सर आप भूल रहे हैं, तो उनको एक अलग नोट कर लीजिए, और उन्हीं को मैं डेली देखने की बात कर रहा हूँ, और उन्हीं का 8 से 10 बार रिवीजन मैं करने की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा करके आपको जो है रिवीजन आपका ईजिली 8 से 10 बार हो सकता है। यही थेरेपी आपको जो है अपना लेनी है ग्रामर में, यही आपको लिटरेचर में करना है, यही आपको एमएच अब्रम्स में करना है, और जो भी डेट्स में आपको कन्फ्यूजन है यही चीज़ आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। अब देखिए, मैं ग्रामर भी अगर जो आज आपको टोटल बताऊं, मैं आपको टोटल लिटरेचर भी बताऊं, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और आप उसमें जो है लास्ट तक सुने या ना सुने जो भी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें सब नहीं बताऊंगा। मैं आज आपको सिर्फ ग्रामर के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप जो है ग्रामर को पहले पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद आप पूरा पढ़ने के बाद आप समराइज़ करेंगे। अब हमको उम्मीद है कि कहीं से भी आपने नॉलेज लिया होगा, चाहे आपने सेल्फ स्टडी से लिया हो या किसी कोचिंग के थ्रू लिया हो। अब आपको जो है उसको छोटा कैसे करना है, तो मैं टोटल छोटा करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। उसमें से पूरा उसका जो है समरी निकालने का या उसमें से पूरी उसकी क्रीम निकालने की मैं आपको कला बताऊँगा। अब इसमें देखिए, सबसे पहले क्या है
जैसे आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपकी परीक्षा में आ क्या रहा है, टीजीटी में ग्रामर के नाम पे आपको आ क्या रहा है, तो सबकी पहले आपको लिस्ट बनानी है। तो देखिए हमने यहाँ आपके लिए लिस्ट बनाई है। लिस्ट में देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे आते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख के आप सिर्फ उसको छोड़ न दीजिए, दिमाग पे कुछ प्रेशर पड़ने दीजिए। जैसे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लिखो, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ठीक। अब वर्ब में हमने सिर्फ ये 2 चीज़ ही क्यों लिखी है, मैं इसको भी आगे आपको बताऊंगा। फिर एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, और उसके बाद ये इंटरजेक्शन। आप इसको सिर्फ हमने लिखा है, आप इसको चाहे तो इसको नहीं भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका इंटरजेक्शन ही एक ऐसा जो है पार्ट है कि इसका कोई ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं है। ये समझिए कि सेंटेंस में अननेसेसरी एलिमेंट इसको जो है आप बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये सेंटेंस में कोई फंक्शन नहीं करता है, और इस पे ज़्यादा आपके जो है क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। और अगर जो आप अपनी किताब में इसको देखेंगे तो मुश्किल से 1 या आधे पेज में हर बुक में इसको निपटा दिए हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने नहीं हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं भाई। जब ग्रामेटिकल फंक्शन कोई कर ही नहीं रहा है तो इसका कितना यूज़ आप लिख दोगे, तो इसको आप फुल्ली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको पार्जिंग आनी चाहिए। पार्जिंग क्या चीज़ होती है कि एक जैसे कोई सेंटेंस लिखा है, ठीक, तो सेंटेंस में आपको यही जो है, जो जितने पार्ट हैं ये आपके जो है 7, इन 7 को आपको छांटना आना चाहिए कि इसमें कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। ये पार्जिंग डायरेक्ट परीक्षा में पूछा भी जा रहा है, और अगर जो परीक्षा में नहीं भी आ रहा है तो ग्रामेटिकली साउंड होने के लिए पार्जिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद एक चीज़ आती है ट्रांसफॉर्मेशन। ये हो गया पूरा आपका जो है ग्रामर का बेसिक सेक्शन। अब इसके बाद यहाँ से अप्लाइड सेक्शन है। कहने का मतलब अब ये आप इसका जो है एप्लीकेशन शुरू करेंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा समझिए कि अम्ब्रेला टर्म है, व्यापक टर्म है। तो अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे आपका नरेशन भी आता है, ट्रांसफॉर्मेशन में आपका वॉइस भी आता है, ट्रांसफॉर्मेशन में आपका रिमूवल ऑफ टू भी आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन में आपका डिग्री चेंज आ रहा है। तो इतना ही ट्रांसफॉर्मेशन में अगर जो आप तैयार कर लेते हैं, और कभी कभी पॉजिटिव से नेगेटिव देते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव देते हैं, या एक्सक्लेमेटरी को पॉजिटिव बनाने में देते हैं, या पॉजिटिव को एक्सक्लेमेटरी आपका करने में देते हैं, तो इतना आप इसमें जो है क्षेत्र रख सकते हैं। मैं इसलिए आपको लिख रहा हूँ कि जब तक आप लिखेंगे नहीं, सारी चीज़ आपके सामने दौड़ेगी नहीं, तो फिर पता चलेगा कोई ना कोई चीज़ लास्ट तक मिस हो जाएगी। और वो अगर जो कहीं भी एक पॉइंट आपका वीक रहा तो ना तो आप में उतना कॉन्फिडेंस आ पाएगा, और ना परीक्षा में आप उतने अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, पहला काम तो ये है कि वो सब आपकी टेबल पे हों। डेली आप कुछ न करिए तो सिलेबस ही याद करिए। कम से कम इससे क्या होता है कि आपके दिमाग को एक टास्क मिलता है कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या छोड़ा है, पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। अब ये टास्क मिलना ज़रूरी क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो जब तुम्हारे पास टास्क नहीं रहता है तो आप क्या करते हैं, आप ग्रुप देखना शुरू कर देंगे, सोशल मीडिया पे आप सक्रिय हो जाते हैं। वहाँ आपको जो है, जब सोशल मीडिया पे क्या क्वेश्चनों की भरमार है, आप जितना देखेंगे आपको वहाँ पे नया नया ही मिलेगा। लेकिन क्या वो आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी है? तो परीक्षा के लिए जो ज़रूरी है वो आपको कौन बताएगा, वो आपको आपका सिलेबस बताएगा। जब पूरा आपको सिलेबस पता रहेगा, अब जैसे क्वेश्चन टैग है, पंक्चुएशन है, पार्जिंग है, जब ये डेली आपकी आंखों के सामने लगेगा तब तो आपको लगेगा हाँ हमारे पास ये भी चीज़ बाकी है। तब आप सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगे, अननेसेसरी वर्क में खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो दिमाग पे एक प्रेशर होना चाहिए कि सिलेबस का भी कौन सा भाग मेरे पास शेष है, उसको मुझे कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। तो दिमाग को हमेशा जो है टास्क मिलना चाहिए। तो इसी टास्क के लिए हमने आपको बताया है कि ये आपका ये होगा। फिर उसके बाद हालांकि ये जो आर्टिकल हमने यहाँ पे डाला है, ये आर्टिकल आपका तो कोई नया चैप्टर नहीं है, ये एडजेक्टिव का ही चैप्टर है। लेकिन फिर भी हमने फोकस करने के लिए, क्योंकि यहाँ से अलग से क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर हमने अलग से फोकस करने के लिए इसको अलग से लिखा है कि आर्टिकल भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर देखिए क्वेश्चन टैग आपका आता है, क्वेश्चन टैग भी आपको समझना चाहिए। पंक्चुएशन है, फिर फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब के बाद आपका आता है फॉरेन वर्ड एक्सप्रेशन। अब ये वोकैब वाला सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो फॉरेन वोकैब जो आप तैयार करते हैं, आप ऐसे आँख मूंद के तैयारी नहीं कर सकते हैं। वोकैब में जैसे आप देखेंगे एक क्वेश्चन आपका फॉरेन वर्ड एक्सप्रेशन से आ रहा है, एक आपका आ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से,
एनिमल साउंड से आ रहा है, एनिमल किड्स के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं, स्पेलिंग आ रही है, वर्ड मीनिंग आ रही है, तो इन सबको आपको देखना है, अंधाधुंध तैयारी नहीं करना है। अब जैसे अगर जो 25 एनिमल साउंड याद करके क्वेश्चन वहाँ से आपका फंस रहा है, तो बताइए वो कितना आसान सा काम है। या अगर जो 25-30 एनिमल के जो है किड्स का नाम मुझे पता हो गया और उससे एक क्वेश्चन मेरा फंस जा रहा है, सॉल्व हो जा रहा है, तो मेरे लिए कितनी अच्छी चीज़ हो गई। तो हर चीज़ आपको देखनी है, जो भी चीज़ आपको करना है आपको माइंड यूज़ करके करना है, स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू करना है। अब यहाँ उसके बाद और क्या नंबर आता है, अब जैसे वर्ड मीनिंग वूनिंग ये जो चीज़ें हैं ये सब आपका जो है वो कैप के अंतर्गत आता है। फिर आपके अगला चीज़ आती है फिक्स प्रीपोजिशन, इसको अलग से ही आपको देखना पड़ेगा। और फिक्स प्रीपोजिशन देखने के लिए अगर जो आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे अच्छी किताब उसकी आपकी रेन मार्टिन की है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि रेन मार्टिन के जो फिक्स प्रीपोजिशन है उसमें इतने ज़्यादा हैं कि आपको कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको वहाँ सफिशिएंट मैटर है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसका भी आपको यूज़ करना नहीं पता है। आपको ये लगता है कि आपके पास किताबें बहुत होनी चाहिए। मैं बताऊं, एक सिर्फ आपके पास रेन मार्टिन किताब हो तो दूसरी किसी किताब की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, किताबों की ज़रूरत तब ज़्यादा होती है जब सपोज दैट कि जैसे सेम वही टॉपिक रेन मार्टिन में है, सेम वही नेस्फील्ड में है, एजे थॉमसन में है या रेमंड मर्फी में है। किताबें चेंज करने से क्या होता है कि किसी के बताने का तरीका, सपोज दैट रेन मार्टिन में जो चीज़ बताई गई है वो उतनी फोकस्ड वे में ना हो, तो वहाँ आपको सफिशिएंट मैटर मिल जाएगा। सफिशिएंट मैटर है, आप उसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने पर मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अब इसमें जैसे आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, अब मैं आपको इसमें कुछ चीज़ और बताऊंगा, टिप्स ट्रिक, कि जैसे ग्रामर आप नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन में क्या ज़रूरी है, तो नाउन की जो प्रॉपर्टी है उसी पे क्वेश्चन बनने हैं। जैसे नाउन की क्या प्रॉपर्टी है, जैसे नाउन में नंबर होता है, नाउन में जेंडर होता है, नाउन में आपका केस होता है, ये आप, और अगर जो पर्सन होता है वो नाउन में होता तो है लेकिन वो दिखता नहीं है आपको, तो नाउन के क्वेश्चन आपके यहीं से बनने हैं। अगर जो किसी चीज़ में नंबर है तो वो नाउन है, जेंडर है तो वो नाउन है, उसमें केस है तो वो नाउन है। अब नाउन की प्रॉपर्टी सेम ही है। अच्छा, नाउन में यही आपको पढ़ने भी हैं, नाउन की यही पहचान भी है। अगर जो सपोज दैट नाउन की पहचान आपसे पूछी जाए, नाउन की पहचान आप इसी आधार पे कर सकते हैं, एक आपके पास क्राइटेरिया भी मिल रहा है। सेम यही चीज़ जो है आपका प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्यों होता है, क्योंकि नाउन के सब्स्टिट्यूट वर्ड आपका प्रोनाउन है, तो जो चीज़ नाउन में रहेगी वही प्रोनाउन में रहेगी। प्रोनाउन में एक पर्सन आप एक्स्ट्रा और पढ़ते हैं, तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो प्रोनाउन के आपके कैसे बनेंगे। तो अगर जो प्रोनाउन किसी न किसी नाउन के लिए यूज़ होता है, तो नाउन अगर जो ये सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी आप सिंगुलर वाला ही यूज़ करेंगे। ये मैस्कुलिन जेंडर का है तो प्रोनाउन भी आपके मैस्कुलिन जेंडर के होने चाहिए। और ये इसका जो केस है आप प्रोनाउन भी उसी केस का चूज करेंगे। तो बस ये फिटनेस आपको देनी होती है, म्यूचुअल फिटनेस, यही आपको करना होता है। अब एडजेक्टिव कैसे पढ़िएगा, अब जैसे एडजेक्टिव यूज़ किसके लिए होता है, इसी नाउन प्रोनाउन के लिए यूज होता है। अब जैसे एडजेक्टिव आपको पढ़ना है तो आप ऐसे लिस्ट बना लीजिए। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो सिर्फ जो है काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं, जो सिंगुलर होते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं वो सिंगुलर हों प्लूरल हों वो उन दोनों के पहले आते हैं, वो आपके चाहे काउंटेबल हो चाहे काउंटेबल ना हो, वो दोनों के पहले आपके आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ प्लूरल के पहले ही आते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो सिर्फ प्लूरल के पहले आते हैं। तो ये जब 3 कॉलम आप इस टाइप से बना लेंगे, आपको नाउन के, अच्छा ये बनाने से क्या फ़ायदा होगा भाई, नाउन आप पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, अब अगला चैप्टर इससे कैसे को रिलेट करना है, मतलब एडजेक्टिव को मुझे इजी बनाना है तो कैसे बनाना है, तो इसी पैटर्न पे बनेगा। अगर जो सिंगुलर नाउन वाला है तो उसके लिए एडजेक्टिव भी आप सिंगुलर वाला लगाइएगा, या उस टाइप का एडजेक्टिव लगाइएगा कि जो सिंगुलर में भी लगेगा, वो प्लूरल में भी लगेगा, काउंटेबल में लगेगा, अनकाउंटेबल में लगेगा, यही 2 सिचुएशन रहेगी। वहाँ आप अगर जो प्लूरल वाला एडजेक्टिव लगा देंगे तो फिर जो है अर्थ का अनर्थ होना शुरू हो जाएगा, वही ग्रामेटिकल मिस्टेक मान ली जाएगी। तो ये ऐसे अगर जो आप पढ़ाई करेंगे तो एक दूसरे से कोरिलेट रहेगा और आपको एक अंदाज़ा भी मिलता है। अंदाज़ा क्या मिलता है कि आपको सब बिखरा बिखरा सा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि चीज़ें हमारी ग्रिप में हैं। अब अगर जो आप जो ये जैसे वर्ब है, तो वर्ब में आप जो वर्ब को जो है, जैसे वर्ब की 2 प्रॉपर्टी होती है, एक आपकी मेन वर्ब होती है जिसमें मीनिंग होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है जिसमें कोई मीनिंग नहीं होती है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि गो कर लो,
तो आप चले जाएंगे। मैं कर लूँ इज कर लो, आप एम कर लो, आर कर लो, इसमें कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जब मीनिंग नहीं है, आप कर नहीं तो इन्हीं को ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। तो आप इनकी दो लिस्ट बनाइए। ऑक्सिलरी वर्ब आपके क्या करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब आपके जो है शॉर्ट रिस्पांस बनाने में काम आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब आपके क्या करते हैं? ये आपके जो है नेगेटिव फॉर्मेशन में काम आते हैं, इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन में काम आते हैं, समझ रहे हैं, इम्फेसिस के लिए काम आते हैं। तो यही इनके जो है 4 यूज़ होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के। तो ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़ना क्या है? तो आपको यही 4 चीज़ ही पढ़नी है कि नेगेटिव बनाने में किसी का कैसे नेगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव किसी का कैसे बनता है, शॉर्ट रिस्पांस में आप कैसे यूज, शॉर्ट रिस्पांस का मतलब जैसे वो चीज़ आप क्वेश्चन टैग के नाम से जानते हैं। इम्फेसिस कैसे करना है? इम्फेसिस जैसे आई डू गो, मैं जाता तो हूँ, आई कैन गो, अब इसको कैसे आप एम्फेसिस करेंगे? डू वाले का तो आपने कर लिया, कैन वाले का कैसे करेंगे? तो आपको इस तरीके से होगा, तो इस तरीके से तब आप सोच पाएंगे जब सिस्टम से पढ़ेंगे। डू वाले का आप जानते हैं, कैन वाले का आपको नहीं पता है। तो नहीं पता है, जब जो चीज़ नहीं पता है वो आपके दिमाग में क्लिक करना शुरू कर देगी। जब क्लिक करना शुरू कर देगी तो कहीं न कहीं से आप उसको पता करेंगे, और ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। ये तो जो है इम्फेसिस है। तो ऐसे धीरे धीरे आपको जो है सलूशन मिलता चला जाता है। आपकी जो चीज़ें कमज़ोर हैं, जो छूटी हैं, इग्नोरेंस में आप उसको छोड़ रहे हैं, वो आपके सामने खुल के आ जाती हैं। तो इस पैटर्न पे जब आप पढ़ाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें निकलती चली जाएंगी। अब ये वीडियो जो है आपका लंबा हो रहा है, मैं ये चाह रहा हूँ कि अब इसको यहीं तक सीमित करूँ, और नेक्स्ट टॉपिक में मैं हर एक पोर्शन उठाऊंगा। जैसे नाउन को कैसे पढ़ना है, प्रोनाउन को कैसे पढ़ना है, तो वो एक में एक, मतलब कहने का मतलब नाउन में लूँगा तो नाउन में टोटल आपको पूरा पढ़ने का तरीका बताया जाएगा, वर्ब का पूरा तरीका आपको ऐसे बताया जाएगा। तो इसको मैं जो है यहीं तक सीमित करता हूँ। और अगर जो आपको जो है, जैसे चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आपका ये होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। अब उसमें आपका भी फ़ायदा है, उसमें मेरा भी फ़ायदा है। तो इसको आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी टॉपिक आपको परेशान करता हो उसमें कमेंट सेक्शन में आप हमको जो है इंगित कर देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपकी जो है ज़रूरत के अकॉर्डिंग टू बनाएंगे। थैंक्स।